डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रचना जी को। रचना जी, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, क्या हालचाल आपके? बातचीत की शुरुआत करेंगे आपके साथ। लाइए भाई, स्क्रीन पे निफ्टी आएगा 1/3% मजबूत है। बुरा नहीं है। बेसिकली शुरुआत हुई थी फ्लैटिश नोट पे, तब इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी से और हमारे एशियन पीयर से भी सिमिलर थे कि आज मिला जुला काम काज रहेगा। उसके बाद स्लिप हुए, ये बाजार स्लिप होके 940 के जोन्स पे चले गया था। 940 वाला अब वापस ब्यूटीफुली बाउंस बैक कर गया है। और वो जो डिफाइंड मार्कर्स की बात हुई थी, जो राइटर्स का जोन था 18,900, 19,100। अब हम उस 19,100 की थ्रेशोल्ड के ऊपर काफी समय से ट्रेड कर रहे हैं। बीच में तो एकदम से लगा था मोमेंटम पिकअप कर गया, 130 तक गए थे, पर 19,100 के कॉल राइटर्स के बाद जो अगले राइटर्स का जोन है 19,200 के आसपास है। इसीलिए फ्राइडे को भी कई लोग मान रहे थे पुल बैक में अगर दमखम रहा तो हम 19,200 तक जा सकते हैं। वहां पे इस सीरीज का सबसे तगड़ा बिल्डअप बैठा हुआ है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अड़चन वाला जोन है। पर 19,100 के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है। रचना जी, जैसे मैं बिहेवियर देख रहा था सारे लार्ज कैप्स का, कोई रिलायंस पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई टीसीएस, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, सब हेवीवेट्स की बात कर रहा हूं, टॉप निफ्टी प्लेयर्स, सब इन ग्रीन, सब थोड़ा सा मोमेंटम दिखाते हुए। 100 के ऊपर की ट्रेड अगर होल्ड कर रही है तो तेजी कर लूंगा छोटे से अपसाइड्स के लिए या नहीं? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ये मानना है कि 6 या 7 दिन की गिरावट थी, एक्सक्यूज मी, और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। 200 200 250 पॉइंट हम एक एक दिन में गिर रहे थे बैक टू बैक फॉर 3-4 डेज। तो उसके बाद 2-3 दिन का पुल बैक आना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, एंड उस पुल बैक को अगर प्ले करना हो तो मेरे हिसाब से उसके लिए नाउ फ्रेश एंट्री लेने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक अपस्विंग आना जो था वो ऑलरेडी आ चुका है, और अब जो है रेजिस्टेंस काफी क्लोज है। अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स, जैसे ट्रेड निफ्टी फ्यूचर्स में क्योंकि होता है, तो अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल की बात करें तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के काफी करीब है और निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एडी रेशियो ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो नाउ फ्रेश ट्रेड लेने के लिए मैं ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। और जिन्होंने सुबह से ऑलरेडी ले रखा है इसमें से, या तो लास्ट ट्रेडिंग डे से अगर लॉन्ग कर रखे थे, तो उनको अपना एसएल जो है वो ट्रेड करके नवंबर फ्यूचर्स के हिसाब से 19,140 के करीब ले लेना चाहिए। जब तक फ्यूचर्स पे 140 होल्ड करेगा 19,140 तब तक बने रहे, और फ्रेश एंट्री अब थोड़ी मुश्किल है। फ्रेश एंट्री नहीं, लॉन्ग्स हैं तो 140 फ्यूचर्स में 140 के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए। अब 19,200 की अड़चन सामने खड़ी है, तो रिस्क रिवॉर्ड अब फ्रेश एंट्री के लेवल्स पे फेवरेबल नहीं है। होल्ड जरूर होल्ड ऑन किए जा सकते हैं। खैर, अच्छा, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं क्योंकि इस शो में आगे वेस्ट लाइफ फूड के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कालरा साहब भी जुड़ने वाले हैं। तो एक काम करा जाए, सवाल जवाब की सिलसिले की फटाफट शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें जाना है पुणे, जमशेदपुर और भिलाई। पुणे से शुरुआत कर रहा हूं। पूजा जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। पूजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा मैम, क्या करते हो पुणे में आप, और आपकी पहली क्वेरी कौन सी? गुड आफ्टरनून सर। सर मेरी पहली क्वेरी है, मैंने एल&टी फाइनेंस के शेयर खरीदे थे, 2,000 शेयर है मेरे पास में, और मैंने खरीदे थे 110 पे। तो अभी मैं क्या करूं, मतलब अभी प्रॉफिट बुक करके कहीं और इन्वेस्ट करूं या वो वैसे ही रहने दूं? नहीं, तो आपने किस लॉजिक से लिए थे? ट्रेडिंग का मन था, लॉन्ग टर्म के लिए उठाया हुआ था? क्यों किसमें पोजीशन बनाई थी मैम, क्या सोच के बनाई थी? सर मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया था। मैं बहुत ज्यादा ऐसा ट्रेडिंग करती नहीं हूँ। मोस्टली ऐसा था कि अगर थोड़े साल बाद मुझे कुछ एक अच्छा अमाउंट मिले तो वो मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकूं। हाँ, और अब अच्छा लग रहा है देख के, 22 रुपए यही अच्छा अमाउंट था? हाँ। तो गोल अचीव हो गया है, मुनाफा बाल लेना चाहिए। लेकिन फिर भी रचना जी बताएंगे। रचना जी, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग बढ़िया 22 रुपए का प्रॉफिट, बढ़िया 2,000 क्वांटिटी, क्या करूं? जी, इनका नजरिया अगर मीडियम टर्म का होता तो मैं उनको ये कहती कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ले लेना चाहिए। बट बिकॉज शी इज सेइंग कि वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने को तैयार है, तो इन दैट केस लॉन्ग टर्म में ये चार्ट बहुत बहुत ही बढ़िया है।
और अगर लॉन्ग टर्म में एक्चुअली नजरिया रख सकते हो मोर देन 2 years, नॉट 1, मोर देन 2 years अगर रखने के तैयार है तो यहाँ पे बने रहना चाहिए। और इनका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है चार्ट पे वो 117 पे और सेकंड सपोर्ट 100 पे आता है। तो ये दोनों ही कोई उनकी एंट्री से ज्यादा दूर नहीं है। 117 तो ऑलरेडी ऊपर है, अगर वो सपोर्ट होल्ड कर गया वेल एंड गुड, वरना 100 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 100 पे एसएल लगा लीजिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, और लॉन्ग टर्म पे है तो बने रहिए ऊपर वाली साइड पे। जब ये काउंटर सपोर्ट ले लेगा और दोबारा अपस्विंग शुरू करेगा स्पेशली ओवरऑल मार्केट के संग, तो उस टाइम पे ये 150 को क्रॉस करने के पूरे चांसेस है ऑन द फर्स्ट बेसिस, एंड देन उसके बाद और हायर टारगेट्स भी मुमकिन है। तो फिर कोई जल्दी नहीं है, पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये पैसा निकाल के शेयर बाजार में ही डिप्लॉय करना था, तो इसी स्टॉक में बने रहिए। 2 साल में रचना जी कह रही हैं अच्छे खासे एग्रेसिव अपसाइड ही तैयारी कर रहा है, बढ़िया कंफर्ट में भी आपकी बाइंग लेवल्स भी इंटरेस्टिंग है। होल्ड करिए मैम इसको, कोई जल्दी नहीं है इसको निकालने की। जमशेदपुर जा रहा हूं, आनंदिता आर्या स्क्रीन पे। आनंदिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो और क्या करते हो आप जमशेदपुर में? मेरा खुद का क्लिनिक है सर। आई एम होम्योपैथ डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर? होम्योपैथ। होम्योपैथ, अरे वाह। यस। होम्योपैथ में सबसे अच्छी चीज लगती है आपकी जो दवा देते हो व्हाइट वाली, जिस पे ड्रॉप डाल के। जी जी जी। मैं कैसे इलाज कराऊं? फोन पे हो जाता है क्या इलाज? हाँ बिल्कुल सर, जरूर हो जाएगा। तो सेट हो गया लाइफ, ठीक है। अनिता मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरा जो शेयर है वो IRFC का है और 78.05 में मैंने खरीदा था। डन। और अभी मैं क्या करूं उसका? नहीं तो अनिता मैम ये 1314 शेयर है मेरे पास। हाँ, ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, तेजी हो रही थी, उस समय घुस गए थे, ऐसा था या कोई और रीजन था? नहीं नहीं सर, IRFC को मैं बहुत टाइम से वॉच कर रही थी, वो ग्रो में था इसीलिए मैंने लिया था। तो मतलब वॉच कर रही थी, मतलब पसंद आ रहा था स्टॉक, आपने एंट्री ले ली फाइनली? जी जी जी। रचना जी सही एंट्री ली है क्या? अनिता मैम कोई समय नहीं, लंबे अवधि के लिए घुसे हो ना, ऐसा है क्या? जी सर, मतलब ज्यादा तो नहीं बोलूंगी कि 1 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा काफी है भाई। 1 साल रुके क्या इसमें? इनकी एंट्री थोड़ी हायर लेवल पे है और यहाँ पे इनकी एंट्री के बाद स्टॉक ऑलरेडी डाउन है और थोड़ा फर्दर डाउन जाने के चांसेस है, स्टॉक में भी है और ओवरऑल मार्केट में भी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर ही ये स्टॉक दोबारा से इनकी एंट्री को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। दैट विल डिपेंड ऑन द ओवरऑल मार्केट और ये कितना गिरता है, अगर गिरता है तो उसके ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया रखेंगे वो, तो थोड़े फेवरेबल सिचुएशंस हो सकते हैं। पर इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें यही है कि 65 के नीचे इनका सपोर्ट आता है, उससे पहले सपोर्ट नहीं आता। तो इनको थोड़ा और पेन झेलने की तैयारी अगर है तो करीब करीब 60 पे एसएल लगा ले वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, और वीकली क्लोजिंग पे 60 होल्ड करने के चांसेस भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे लंबी नजर ये के हिसाब से बने रह सकते हैं। और ऊपर वाली साइड पे जब इनका एंट्री दोबारा निकलेगा तो उसके बाद ये काउंटर 80-85 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, बट उससे पहले एक पेन पीरियड आएगा। नीतू मैम भिलाई से जुड़ती हुई। नीतू मैम गुड आफ्टरनून। नीतू मैम पहला सवाल। टाटा केमिकल लिया हुआ है कि लेने का मन है? लिया हुआ है। डॉक्टर साहब क्वेरी दिखाई नीतू मैम की। लिया हुआ है 100 क्वांटिटी 1050 रुपए पे, है ना? 100 रुपए नीचे चल रहा है। रचना मैम क्या करूं? इन्होंने किस प्राइस पे लिया है शी सेइंग? 1050, 1050। ओके ओके, अगर 1050 पे इन्होंने लिया है और अगर इनका नजरिया लंबे टाइम का है तो इनको बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से काउंटर अप ट्रेंड में है और अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अगेन क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी वीक है और ये स्टॉक भी फिलहाल करेक्शन में है, तो डाउन साइड में थोड़ा फर्दर पेन होए ऐसे चांसेस है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आता है वो करीब करीब 800 से 850 के बीच में आता है एंड नॉट बिफोर दैट। तो वहां तक का पेन लेने के लिए तैयार रहे और 800 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ऐसे लगा के बने रह सकते हैं। तो लंबे नजरिए के लिए बने रहे, शॉर्ट टर्म में पेन है। अगला सवाल पूजा मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है सर, मेरे पास टाटा पावर के 950 शेयर्स है जो मैंने अराउंड 230 पे लिए थे। तो मैंने यही सोच के लिया था कि अभी ये शायद मल्टी बैगर हो सकता है, तो अभी भी इस पे बने रहे या
होल्ड करूं या बेच दूं, मतलब। भाई रचना जी, चार्ट्स पे पता चलता है कि ये मल्टीबैगर बन जाएगा क्या कल का? और अभी क्या व्यू बन रहा है चार्ट्स पे? टेक्निकली कोई सलाह कहीं से ली या आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन इनकी एंट्री जो है वो अच्छी लेवल पे है। जहां तक मल्टीबैगर बनने की बात है, बन सकता है, लेकिन नॉट बिफोर इट गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ पेन। तो यहाँ पे भी सिचुएशन यही है, और डाउन साइड पे इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनता है वो 210 के करीब बनता है। तो 210 पे अगर ऐसे लगा के बने रहने का इरादा ये बना सकते हैं ओवर अ लॉन्गर टर्म, नॉट मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म, तो मोर देन 1.5 years के हिसाब से अगर पोजीशन कैरी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। हायर टाइम फ्रेम पे इट इज लुकिंग गुड। आनंदिता मैम, आपका अगला सवाल IRFC के बाद। सर नहीं, एक्चुअली मेरा आईएलसी पे और एक सवाल भी है कि डिविडेंड आने वाला है उसमें, हाँ। तो सर कहाँ तक कितना तक आएगा, कुछ आइडिया? भाई रचना जी जवाब दीजिए, कितना डिविडेंड आएगा? इस चीज का सॉरी नहीं, ये कहना मुश्किल है मैम। अभी डिविडेंड आने वाला है तो ठीक है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कितना आएगा। हिस्टोरिकली क्या आता है वो देखता हूं मैं। 70 पैसा, 80 पैसा, 70 पैसा, 80 पैसा, 60 पैसा आ जाएगा, पता नहीं। हिस्ट्री कह रही है पिछले 3 डिविडेंड 60, 70, 80 पैसे के, पर पता यहाँ नहीं पे कितने दिनों तक रुकने का सोच सकती हूँ मैं? भाई कब तक रुके IRFC में मैम? जी। IRFC में इनको जो नजरिया है वो कम से कम 1 year प्लस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पेन है और सपोर्ट थोड़ा दूर है। एज आई सेड 60 के आसपास सपोर्ट है, तो 1 साल से ज्यादा का नजरिया हो तो ही बने रहे। 1 साल तक होल्ड कर सकते हो तो बनो आप, नहीं तो लॉस बुक करके निकलने का मन बनाओ। नीतू मैम, पूजा मैम, आनंदिता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रचना जी, सारी क्वेरीज ब्यूटीफुली सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक के उस पार आपको सुनाऊंगा मैनेजिंग डायरेक्टर वेस्ट लाइफ के, उनके साथ एक बातचीत का अंश। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, आप जरा सा वेस्ट लाइफ फूड, जरा इसके रिजल्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। जो नंबर्स आए थे Q2 के, कमजोर दिखाई पड़ते हैं। आय में केवल 7.5% का उछाल था, उसके सामने EBITDA 2.5% बढ़ा, मार्जिन पे 80 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने को मिला। खैर, बाकी के रिजल्ट्स की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ रही है। नतीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ वेस्ट लाइफ फूड के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कालरा साहब जुड़ते हुए। सौरभ जी, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। अच्छा, जैसे मैं नंबर्स पढ़ रहा था सौरभ साहब, आय ठंडी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, चाहे वो साल दर साल देखूं, चाहे वो क्यू ऑन क्यू देखूं, उसमें एक डिक्लाइन नजर आ रहा है। क्या कारण है, क्यों इस तरह की पस्त मोमेंटम नजर आ रहा है? पहले तो धन्यवाद मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। अगर मैं देखता हूं इसको जूम्ड आउट तरीके से, तो लास्ट ईयर ये क्वार्टर में हमने ऑलमोस्ट 40% की सेम स्टोर ग्रोथ दी थी और क्लोज टू 50% की टोटल ग्रोथ थी। तो उस हाई बेस को हम इस साल रिटेन कर पाए। इनफैक्ट इसमें काफी खुशी हुई हमको, और ना केवल रिटेन कर पाए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा दे पाए। तो मेरे लिए ये 2027 का जो हमने विजन ले डाउन किया है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं कि डिस्पाइट कंजम्पशन हेडविंड्स, हमने देखा कि हम लोग लास्ट ईयर का बेस अच्छी तरह रिटेन कर पाए। अच्छा, सेगमेंट वाइज वो मैक कैफे का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसा रहा? क्योंकि जो विजन 2027 था वेस्ट लाइफ फूड का, उसमें कहा गया था 15 से 18% मैक कैफे का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। फिलहाल स्थिति क्या और उस पॉकेट का परफॉर्मेंस कैसा? जब मैं देखता हूं विजन 2027 को, तो ऑब्वियसली आप जैसा बता रहे हैं कि मेन्यू एक लीवर है जिसमें मक्काफे भी पार्ट प्ले करता है अपना। बट ओवरऑल जैसे हमने बोला था कि हमारा एंडेवर है कि अगले 4-5 साल में ओवर एन एवरेज हमारा हाई सिंगल डिजिट का केगर रहना चाहिए ऑन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, विच इज कॉम्प्स जो हम अपनी भाषा में बात करते हैं, और डबल डिजिट में हमारा टोटल ग्रोथ रहना चाहिए। और अगर हम ये कर पाए। सौरभ सर, क्योंकि समय की कमी है, मैं सीधे सीधे बॉटम लाइन के नंबर पे आता हूं। 30% का ऑलमोस्ट डिक्लाइन है, ग्रॉस और बीटा मार्जिन फ्लैट से निगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्या नए स्टोर ओपनिंग्स का इंपैक्ट है, रिक्रूटमेंट या सैलरी हाइक्स का असर पड़ रहा है, या कोई और रीजन है सर?
सो अगर आपको मैं अगर ब्रॉड पिक्चर बताता हूं तो नंबर 1 रुपी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें बढ़ोतरी हुई है। सो नंबर 1 तो ये है कि रुपी वैल्यू में कोई तंगी नहीं है, जितना हम लास्ट ईयर कमा रहे थे एज अ कंपनी उससे ज्यादा कमा रहे हैं इन ऑल पैरामीटर्स, राइट। पैट में ऑब्वियसली देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच कम इन लाइक डेप्रिसिएशन। अगर आप 30-35 स्टोर आपने खोले हैं तो वो डेप्रिसिएशन का पार्ट प्ले करता है। तो पैट एक रिलेटिवली अगर आप हाई स्केल हाई ग्रोथ पे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा रेफरेंट नंबर नहीं है। कैश पैट और अगर आप देखेंगे कैश पैट देखेंगे एबिटा देखेंगे तो 11.7% का एबिटा कंटिन्यूड है, 10% का कैश पैट है आफ्टर टैक्सेशन। तो बहुत सारे के सारे नंबर्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। ऑब्वियसली कुछ बार हो सकता है आपको एक्सपेक्टेशन हमसे थोड़ी ज्यादा होगी, तो हमको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो ये सब कैचअप कर लेंगे। जो हमने 18 to 20% की गाइडेंस दी है वहां तक पहुंच पाएंगे। चलिए सौरभ जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपने नतीजों पे बातचीत करने के लिए। इस बीच बाजार थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप करता हुआ 120 के लेवल्स पर निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स दरअसल 19,200 के ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन इस नोट पर आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। ब्रेक, अब कल मुलाकात होगी आप लोगों से 12:27 नमस्कार।